ये पुरस्रार और खौफनाक कहानी हमें सरगोधा शहर से फराज साहब ने भेजी है और ये उनकी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश और हकीकी वाकया है। फराज साहब ने यह किस्सा हमसे इस उम्मीद के साथ शेयर किया है कि उनके तजुर्बे से दूसरों को इबरत और सबक हासिल हो। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनके साथ क्या माजरा पेश आया। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो तमाम जहानों का मालिक है। ये आज से कोई 12-13 साल पुरानी बात होगी। हम लोग सरगोधा के रिहायशी हैं और उन दिनों हमारी फैमिली ने पुराने सैटेलाइट टाउन के एक मोहल्ले में नया घर खरीदा था। नया तो बस नाम का था, असल में वो घर भी पुरानी तर्ज तामीर का एक नमूना था, जिसकी ऊंची छतें, मोटी दीवारें और पुराने जमाने के लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां उसे एक खास किस्म की हैबत और वकार बख्श दिखे। हम सब इस घर में मुंतकिल होकर बहुत खुश थे। अब्बा को शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरसुकून इलाका मिल गया था। अम्मी अपने नए किचन और खुले सहन को सजा रही थी और मेरी छोटी बहन साइमा भी नए मोहल्ले को लेकर काफी पुरजोश थी। मैं उन दिनों एक कॉल सेंटर में मुलाजिमत करता था। मेरी ड्यूटी का वक्त रात का था, जो कभी रात 8 से 2 बजे तक चलता तो कभी काम के बोझ तले 3 भी बज जाते थे। हमारा नया घर मेरे दफ्तर से खासा दूर था। मोटरसाइकिल पर भी मुझे 25 से 30 मिनट का सफर तय करना पड़ता था। वो अक्टूबर का वस्त था। मौसम अंगड़ाई ले रहा था। हवा में खुनकी घुलने लगी थी और रातें गहरी और खामोश होती जा रही थीं। खास तौर पर रात की आखिरी पहर जब मैं घर लौटता तो सड़कों पर एक अजीब सी धुंध छाई रहती, जो गलियों के मंजर को मजीद पुरस्रार बना देती थी। नए घर में मुंतकिल हुए हमें अभी 2-3 दिन ही हुए थे और मैं कोशिश कर रहा था कि इन इब्तिदाई दिनों में रात 12-साढ़े 12 बजे तक घर लौटाऊं। इस वक्त तक गलियों में थोड़ी बहुत चहल पहल बाकी रहती थी। कहीं कोई चौकीदार सीटी बजाता सुनाई दे जाता या कोई देर से घर लौटने वाला मेरी तरह अपनी बाइक पर गुजर जाता, इसलिए वीरानगी का एहसास इतना शदीद नहीं होता था। हमारी गली भी काफी खुली थी, लेकिन उसमें ज्यादातर घर पुराने और एक दूसरे से फासले पर बने हुए थे। गली के शुरू में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का दरख्त था, जिसकी शाखें चारों तरफ फैली हुई थीं और रात के अंधेरे में वो किसी देव की तरह खड़ा दिखाई देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम अपने नए माहौल में आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल रहे थे। फिर वो रात आई जब मैंने अपनी पूरी ड्यूटी की। ये इस घर में मेरी पहली रात थी, जब मैं तकरीबन 2:45 बजे घर वापस आ रहा था। पूरा शहर सो चुका था। सड़कें सुनसान पड़ी थीं और हवा की सरसराहट कानों में सीटियां बजा रही थीं। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर था और सर्दी से बचने के लिए जैकेट को अच्छी तरह बंद किया हुआ था। जैसे ही मैंने मेन रोड से मुड़कर अपनी गली में कदम रखा, दिल में एक अनजाना सा खटका पैदा हुआ। गली में मुकम्मल अंधेरा और हू का आलम था। स्ट्रीट लाइट्स या तो बंद थीं या उनकी रोशनी धुंध की वजह से जमीन तक पहुंचने से कासिर थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि गली के तकरीबन वस्त में मेरी नजर सड़क पर बैठी एक काली बिल्ली पर पड़ी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। गलियों में बिल्लियां और कुत्ते अक्सर घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन ये बिल्ली आम बिल्लियों से मुख्तलिफ थी। वो गैर मामूली तौर पर बड़ी और बिल्कुल कोयले की तरह सियाह थी। रात के अंधेरे में उसका वजूद और भी तारीक लग रहा था। बस उसकी 2 आंखें थीं, जो मेरी मोटरसाइकिल की रोशनी पड़ने पर 2 अंगारों की तरह दहक रही थी। मैंने सोचा कि मेरे करीब आने पर वो खुद ही भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों मैं उसके करीब होता गया, वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। जब मैं बिल्कुल उसके पास पहुंचा तो वो एकदम से उठकर मेरी बाइक के आगे आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई और बाइक को एक तरफ मोड़ा ताकि वो नीचे ना आ जाए। मेरे इस अमल से वो डरकर एक तरफ को भागी, लेकिन सिर्फ चंद कदम। मैंने उसे बचाते हुए बाइक आगे बढ़ा ली। हमारा घर वहां से बस 3-4 घर छोड़कर ही था। अभी मैं अपने घर के गेट के करीब पहुंचा ही था कि मेरे कानों से एक ऐसी आवाज टकराई जिसने मेरे खून को बर्फ बना दिया। एक भारी, सख्त और गुस्से से भरी जनाना आवाज गूंजी, जैसे कोई मुझे डांट रहा हो। जरा संभल के, गली में कोई और भी है। ये अल्फाज इतने वाजे और करीब से आए थे कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरी जान हलक में आ गई। मैंने फौरन बाइक रोकी और घबराकर पीछे पलट कर देखा। गली बिल्कुल खाली और सुनसान थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। मेरी नजर बेइख्तियार उसी जगह पर गई जहां वो बिल्ली थी। वो सियाह बिल्ली ठीक उसी जगह खड़ी थी,
और अपनी चमकती हुई आंखों से मुझे यूं घूर रही थी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। उसके देखने का अंदाज इतना खौफनाक था कि मेरे पूरे बदन में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह आवाज किसकी थी, लेकिन उस बिल्ली का इस तरह मुझे घूरना मेरे खौफ को मजीद बढ़ा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी जेब से चाबी निकाली। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से गेट का ताला खोला, मोटरसाइकिल को घसीटकर अंदर किया और फौरन गेट बंद करके कुंडी चढ़ा दी। इस वक्त भी वो गुस्सैली आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने डर के मारे गेट के सुराख से बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं की। जब मैं अंदर गया तो अम्मी जाग रही थी। उन्हें मेरी आहट से अंदाजा हो गया था कि मैं आ गया हूं। वो मेरे लिए खाना गर्म करने किचन में चली गई। मैंने हाथ मुंह धोया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके अम्मी को सारा वाकया सुनाया। अम्मी ने मेरी बात सुनी और कहा, फराज बेटा, वहम होगा तुम्हारा। हो सकता है किसी घर की खिड़की खुली हो और किसी ने तुम्हें बिल्ली को टक्कर मारते हुए देखकर डांट दिया हो, तुम्हें अंधेरे में नजर न आया हो। मैंने कहा, अम्मी नहीं, वो आवाज बहुत अजीब थी। इतनी भारी और सख्त आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी और गली में बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी नहीं था। अम्मी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बस अब इन बातों को छोड़ो और आइंदा जरा ध्यान से मोटरसाइकिल चलाया करो। रात का वक्त होता है, कोई जानवर नीचे आ सकता है। मैंने अम्मी की बात पर सर तो हिला दिया, लेकिन मेरा दिल मुतमैन नहीं था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। वो काली बिल्ली, उसकी दहकती आंखें और वो गूंजती हुई आवाज। मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी आई और मैंने डर के मारे आंखें खोल दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आवाज अभी अभी मेरे कानों में दोबारा आई है। मैंने इस एहसास को झटकने की बहुत कोशिश की, आयतल कुर्सी पढ़ी और न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। दिन की रोशनी और मसरूफियात में रात का खौफनाक वाकया जहन के किसी कोने में दब गया। मेरा एक दोस्त था, काशिफ। उसने हाल ही में एक नई दुकान खोली थी, तो मैं दिन का ज्यादातर वक्त उसके पास गुजार देता था। शाम हुई और मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। आज भी दफ्तर में काम ज्यादा था और मुझे वापस आते आते रात के 2:45 बज गए। जैसे ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ, कल रात का मंजर बेइख्तियार मेरे जहन में ताजा हो गया। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। आज गली में बिल्लियों के लड़ने और बोलने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मुझे कोई बिल्ली नजर नहीं आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और बाइक की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे घर से 2 घर छोड़कर तीसरे घर के गेट के साथ वही काली बिल्ली बैठी हुई मुसलसल बोल रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और कर्ब था जो रात की खामोशी में और भयानक लग रहा था। मैंने जल्दी से बाइक अपने गेट के सामने रोकी और उसे अंदर करने लगा। मैंने बाइक अंदर खड़ी की और जैसे ही गेट बंद करके कुंडी चढ़ाई, अभी मैंने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। खट खट। किसी ने बेल नहीं बजाई थी, बल्कि हाथ से दरवाजा खटखटाया था। इस वक्त रात के 3 बजे कौन हो सकता है? मैं शदीद हैरान और खौफजदा हो गया। मैंने पलटकर ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से किसी औरत की हल्की सी आवाज आई, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आए। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैंने दरवाजे का छोटा सा सुराख यानी पीप होल से बाहर झांकने की कोशिश की, मगर कुछ नजर न आया। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी मुसीबत में हो। ये सोचकर मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लंबा सफेद लिबास में मलबूस साया तेजी से चलता हुआ गली के कोने की तरफ जा रहा है। मैंने वाज़ेह तौर पर एक औरत का हयूला भीखा, जिसका कद आम औरतों से कहीं ज्यादा लंबा था। वो हमारे घर से आगे की तरफ उसी बरगद के दरख्त की सिमत जा रही थी। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मेरी बहन साइमा जाग रही थी। मैं सीधा उसके कमरे में गया।
वो मुझे देखकर बोली, भाई खैरियत, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने उसे सारा माजरा सुनाया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर भी खौफ के आसार नमूदार हो गए। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, भाई इतनी रात को कौन औरत हो सकती है? कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं थी? मैंने उसे डांटा, साइमा, पागलों वाली बातें ना करो, मुझे रोज इसी वक्त अकेले आना होता है, मुझे डराना बंद करो। लेकिन उसकी बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी। मैंने खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में बार बार वही सफेद लिबास वाला लंबा साया और वो पुरअसर दस्तक घूम रही थी। मुझे लग रहा था कि इस घर में या शायद इस गली में कुछ भी ठीक नहीं है। ये खौफ और बेचैनी का एहसास मेरे वजूद पर हावी होता जा रहा था और मुझे अंदाजा नहीं था कि अगली रात मेरे लिए क्या कयामत लेकर आने वाली थी। अगला दिन एक अजीब सी बेचैनी और खिंचाव में गुजरा। रात के वाकयात ने मेरे आसाब पर गहरा असर छोड़ा था। मैं दिन भर कोशिश करता रहा कि खुद को मसरूफ रखूं, लेकिन बार बार मेरा ध्यान उसी पुरअसर दस्तक और उस सफेद हयूले की तरफ चला जाता। साइमा ने सुबह नाश्ते पर फिर छेड़ा, क्यों भाई, रात चुड़ैल से मुलाकात कैसी रही? मैंने उसे गुस्से से झड़क दिया, लेकिन अंदर से मैं खुद भी इसी सवाल की जद में था। क्या वो वाकई कोई इंसान था या कुछ और? शाम को जब मैं ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो अम्मी मेरे पास आईं और उनके चेहरे पर तशवीश आया थी। वो बोली, फराज, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कल रात से मैं देख रही हूं तुम ठीक नहीं हो। मैंने उन्हें टालने की कोशिश की। नहीं अम्मी, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। वो बोली, बेटा, अगर रात को आने में मसला होता है तो तुम अपने बॉस से बात करके देखो, वक्त बदल जाए तो अच्छा है। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं ठीक हूं और ड्यूटी पर चला गया। दफ्तर में काम करते हुए भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरे कान जैसे किसी अनसुनी आहट के मुंतजिर थे और आंखें बार बार दफ्तर के दरवाजे की तरफ उठ जाती। खैर, काम खत्म हुआ और वापसी का वक्त हो गया। आज भी मुझे तकरीबन 2:45 बज चुके थे। घर वापसी का ख्याल ही मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा देता था। रास्ते में एक पेशावरी होटल आता था जहां के कबाब बहुत मशहूर थे। मैंने सोचा कि घर के लिए कुछ कबाब लेता जाऊं, इससे शायद मेरा ध्यान भी बढ़ जाए। मैंने कबाब पैक करवाए और बाइक दोबारा स्टार्ट की। जैसे जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सर्दी आज कुछ ज्यादा ही थी और धुंध इतनी घनी थी कि चंद फुट से आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ एक मौत का सा सन्नाटा तारी था। ऐसा लगता था जैसे इस पूरे शहर में इस वक्त सिर्फ मैं ही एक जिंदा वजूद हूं जो सड़कों पर भटक रहा है। जैसे ही मैंने अपनी गली में बाइक मोड़ी, मेरा खून रगों में जम गया। गली के ठीक उसी मकाम पर, बिल्कुल बीच सड़क में, वही कोयले जैसी काली बिल्ली बैठी हुई थी। आज वो मुझे घूर नहीं रही थी, बल्कि ऐसे सुकून से बैठी थी जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैंने दूर से ही 2-3 बार हॉर्न बजाया कि शायद वो रास्ते से हट जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच ना हिली। अब मेरे पास उसके पास से गुजरने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की और आहिस्ता से बाइक उसके करीब से गुजारने लगा। जैसे ही मैं उसके बराबर से गुजरा, उसने एक नाकाबिले यकीन फुर्ती के साथ मेरे ऊपर छलांग लगा दी। यह हमला इतना अचानक और शदीद था कि मैं बुरी तरह बौखला गया। मेरा तवाजुन बिगड़ गया और बाइक एक दीवार से टकराते टकराते बची। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और बाइक को रोका नहीं। मैं डर के मारे उसे तेज भगाता हुआ अपने घर के गेट तक ले आया। मेरा घर अब चंद कदम के फासले पर था। दिल में एक इत्मीनान सा हुआ कि बस अब मैं महफूज हूं। लेकिन जब मैंने हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो इस दुनिया का नहीं लगता था। वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और नाकाबिले यकीन मंजर था। वो काली बिल्ली, वो अब बिल्ली नहीं रही थी, वो लंबी होना शुरू हो गई थी। ये एक ऐसा अजीबो-गरीब मंजर था जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। उसका पिछला धड़ और टांगे तो वहीं पर थीं जहां वो बैठी हुई थी, लेकिन उसका अगला हिस्सा, उसका सर, उसका चेहरा और उसके अगले पंजे वो किसी लचकदार चीज की तरह खिंचते चले जा रहे थे,
और बिल्कुल मेरी बाइक के पिछले पहिए तक पहुंच चुके थे। उसका चेहरा अब बिल्ली का नहीं लग रहा था, बल्कि मस्क होकर एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था, और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। ये मंजर देखते ही मेरे हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली। बचाओ, बचाओ! मैं दीवानों की तरह चिल्लाने लगा। मेरे हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया था। मेरे हाथ से कबाबों का शॉपर गिर गया और बाइक भी एक झटके से मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं अल्लाह अकबर का विर्द करता हुआ पागलों की तरह गेट पीटने लगा। मेरी चीखें सुनकर घर में जैसे भगदौड़ मच गई। सबसे पहले अब्बा भागते हुए बाहर आए। उनके पीछे अम्मी और सायमा थीं। मेरी हालत देखकर वो सब हक्का बक्का रह गए। मैं खौफ से थर-थर कांप रहा था और मेरा रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैं सिर्फ एक ही तरफ इशारा किए जा रहा था, लेकिन बोलने की सकत नहीं थी। अब्बा ने जल्दी से मुझे सहारा दिया और अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें उसी जगह जमी हुई थी। अब्बा ने जब उस तरफ देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। गली बिल्कुल खाली थी। उन्होंने जल्दी से मेरी गिरी हुई मोटरसाइकिल उठाकर अंदर की और गेट बंद कर दिया। बाद में अब्बा ने बताया कि जब वो मेरी चीख सुनकर बाहर आए थे और मुझे संभालने के बाद उन्होंने गली में नजर दौड़ाई थी, तो उन्हें गली के कोने पर उसी बरगद के दरख्त के नीचे एक साया खड़ा नजर आया था। वो कहते थे कि वो कोई औरत थी, लेकिन उसका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा गैर मामूली तौर पर लंबा था। इससे पहले कि वो ठीक से देख पाते, वो साया अंधेरे में गायब हो गया था। मेरी हालत बहुत बुरी थी। खौफ मेरे रगो पै में सरायत कर चुका था। मुझे इतनी शदीद सर्दी लग रही थी कि 3-3 कंबल ओढ़ने के बावजूद मेरी कपकपी बंद नहीं हो रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे मतली शुरू हो गई और मैंने जो कुछ खाया पिया था सब उलट दिया। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि घर वाले मुझे लेकर परेशान हो गए। अम्मी ने मुझे दम किया हुआ पानी पिलाया, लेकिन मुझे एक पल का सुकून नहीं मिल रहा था। वो खौफनाक मंजर किसी आसीब की तरह मेरी आंखों में चिपक गया था। ये कैफियत फजर की आजानों तक जारी रही। मैं एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सका। मेरे कानों में शदीद दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े बरसा रहा है। सुबह तक मैं तेज बुखार में फूंक रहा था। सुबह अब्बा ने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी और वहां कुछ पुराने रिहायशियों से इस मामले पर बात की। अब्बा की मस्जिद में चंद लोगों से सलाम दुआ हो गई थी। उन्होंने मगरिब की नमाज के बाद एक बुजुर्ग से, जिनका नाम चौधरी साहब था, पूछा कि चौधरी साहब, इस मोहल्ले में कोई मसला तो नहीं? मेरा बेटा रात को देर से आता है और 2-3 दिन से उसके साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। कल रात तो उसने एक बिल्ली को अजीब शक्ल बदलते देखा है, जिसके बाद से उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्या इस गली में कुछ आसेब वगैरह का साया है? चौधरी साहब पहले तो खामोश हो गए, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, भाई साहब, आप लोग यहाँ नए आए हैं, शायद आपको मालूम नहीं। इस मोहल्ले में तो नहीं, लेकिन ये जो गली है, खास तौर पर गली के कोने पर वो जो बरगद का पुराना दरख्त है, सारे मामलात उसी से जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने जो कुछ बताया वो हमारे खौफ को यकीन में बदलने के लिए काफी था। उन्होंने बताया, ये दरख्त बहुत पुराना है और कहते हैं कि इस पर जिन्नात का बसेरा है। शुरू में जब यहाँ आबादी कम थी तो बच्चे अक्सर इस दरख्त के पास खेलते थे। कई बार बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें कोई अनजान ताकत पत्थर मारती है या उन्हें धक्का देती है, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता था। कभी कभी किसी औरत के हंसने या रोने की आवाजें भी आती थीं, हालांकि आसपास सिर्फ वही काली बिल्ली घूम रही होती थी। उन्होंने मजीद बताया, कुछ साल पहले एक आदमी ने इस दरख्त को काटने की कोशिश की थी। वो कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही दरख्त के पास पहुंचा, उसे किसी नादीदा कुव्वत ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो उड़ता हुआ गली के दूसरे कोने पर जाकर गिरा। उसकी कई हड्डियां टूट गईं और वो महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा। आखिरकार वो खानदान खौफजदा होकर ये इलाका ही छोड़कर चला गया। यहां तक कि हमारी मस्जिद के मौलवी साहब भी सबको मना करते हैं कि मगरिब के बाद इस दरख्त के करीब मत जाया करो। ये काली बिल्ली सिर्फ इसी दरख्त के आसपास नजर आती है, या तो उसकी शाखों पर बैठी होती है या उसके नीचे मंडलाती रहती है। और ये जो आपके बेटे ने एक लंबे कद की औरत का जिक्र किया है, ये बात भी ठीक है। चांदनी रातों में, खासतौर पर 14वीं की रात को, कई लोगों ने इस दरख्त के पास एक लंबे साये को खड़े देखा है,
कुछ उसे चुड़ैल कहते हैं, कुछ जिन्नी। वो कभी कभार इस गली में भी चक्कर लगाती है। आपके बेटे के साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। वो मखलूक शायद उसके पीछे पड़ गई है। आप फौरन उसे मौलवी साहब से दम करवाएं। अब्बा जब घर आए और उन्होंने ये सब कुछ बताया तो हम सब के पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मी तो रोने लगी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि मेरा मुकाबला किसी वहम या नजर के धोखे से नहीं, बल्कि एक हकीकी शैतानी कुव्वत से था। मेरा घर, जो मेरे लिए पनाहगाह होना चाहिए था, अब एक खौफनाक जाल महसूस हो रहा था और मैं इस जाल में बुरी तरह फंस चुका था। चौधरी साहब की बातों ने हमारे खानदान पर दहशत तारी कर दी थी। वो घर जिसमें हम बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, अब एक कैद खाना लगने लगा था, जिसके बाहर एक खौफनाक बला हमारी ताक में बैठी थी। मेरी तबीयत बदस्तूर खराब थी। बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा था और कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि बिस्तर से उठना भी मुहाल था। अब्बा उसी शाम मुझे मौलवी साहब के पास ले गए। मौलवी साहब एक नेक और परहेजगार इंसान थे। उन्होंने मुझे देखा और मेरी पेशानी पर हाथ रखते ही कहा, बच्चे पर आसेब का साया है। उन्होंने दम करना शुरू किया। जैसे ही वो कुरानी आयात की तिलावत करते, मेरी हालत गैर होने लगती। मेरी आंखों में शदीद जलन शुरू हो गई और उनसे बेइख्तियार पानी बहने लगा। मेरे कंधे ऐसे भारी हो गए जैसे उन पर मनोबोझ लाद दिया गया हो और कानों में आंधी चलने जैसी खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझ पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए मुजाहमत कर रही है। मौलवी साहब ने जब तीसरी बार बुलंद आवाज में तिलावत करके मुझ पर फूंका तो मुझे एक जोरदार झटका लगा और वो सारा बोझ और शोर एकदम से खत्म हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी गहरी नींद से बेदार हुआ हूं। मौलवी साहब ने अब्बा को ताकीद की, इस बच्चे के लिए रात के वक्त अकेले घर से बाहर निकलना इंतहाई खतरनाक है। वो मखलूक इसके पीछे पड़ चुकी है और मौके की तलाश में है। कुछ अरसा इसे रात को बाहर ना निकलने दें और इसे 5 वक्त की नमाज और तिलावत की आदत डालें। इस वाकये के बाद मैंने कुछ हफ्तों के लिए वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं रात को अकेले उस गली में कदम भी रख सकूं। इस दौरान मेरी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, लेकिन खौफ मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबिज हो चुका था। मैं रात को अक्सर डर कर उठ जाता। मुझे अपने कमरे में काले साए हरकत करते हुए महसूस होते, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। घर के अखराजात थे और मेरे पास इस नौकरी के अलावा कोई दूसरा जरिया माश नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि दिन की कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार मैंने उसी कॉल सेंटर के मालिक से बात की कि वो मेरा वक्त तब्दील कर दें। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरी शिफ्ट शाम 6 से रात 12 बजे तक कर दी जाए। वो मान गए। अब मैं रात 12 साढ़े 12 बजे तक घर आ जाता था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वक्त इस गली में इतनी वीरानी नहीं होती थी, लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं रहा था। मैंने जैसे ही नई टाइमिंग पर जाना शुरू किया, एक नए और अजीब सिलसिले का आगाज हो गया। जब भी मैं अपनी गली में दाखिल होता और उस बरगद के दरख्त के करीब से गुजरता, मुझे अचानक महसूस होता कि मेरी मोटरसाइकिल के पीछे कोई बैठ गया है। बाइक एकदम से भारी हो जाती। उसका इंजन जोर लगाने लगता जैसे उस पर 2 लोगों का वजन हो। एक इंसान जब अकेला बाइक चला रहा हो तो उसे अपनी सवारी के वजन का बखूबी अंदाजा होता है। यह एक वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद एहसास था कि मेरे पीछे कोई सवार है। दिखाई कुछ नहीं देता था, लेकिन मैं उस वजूद को अपने पीछे महसूस कर सकता था। कभी वो वजूद बर्फ की तरह ठंडा होता, जिसकी ठंडक मेरी जैकेट के पार होकर मेरी कमर में उतर जाती, और कभी वो किसी भट्टी की तरह दहकता हुआ महसूस होता, जिसकी तपिश से मेरा जिस्म जलने लगता। मुझे मौलवी साहब की बात याद थी कि जब भी कुछ महसूस हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देना। मैं कांपती हुई आवाज में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू करता। जो मैं पढ़ता जाता वो वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता, और फिर घर के गेट तक पहुंचने से पहले ही मुझे वाज़े तौर पर महसूस होता कि जो कोई भी था वो बाइक से उतर गया है। ये रोज का मामूल बन गया। हर रात मैं एक अनजाने खौफ और एक नादीदा सवारी के साथ अपनी गली का सफर तय करता। मैंने ये बात घर वालों को भी बताई। वो मजीद परेशान हो गए। अम्मी रो रो कर दुआ करती और मुझे नौकरी छोड़ने का कहती। फिर उस मखलूक ने मुझे घर के अंदर भी तंग करना शुरू कर दिया। अब उसका साया सिर्फ मेरे वहम तक महदूद नहीं रहा था। कई बार मेरी आधी रात को आंख खुलती तो मुझे अपने कमरे के कोने में एक लंबा काला साया खड़ा नजर आता।
मैं डर के मारे आंखें बंद कर लेता और जब दोबारा हिम्मत करके देखता तो वो गायब हो चुका होता। एक रात तो हद ही हो गई। मैं सो रहा था कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मेरे साथ आकर लेट गया है। मैंने करवट बदली तो मेरे बराबर में एक वजनी वजूद का एहसास हुआ। मेरी आंखें खौफ से फट गईं। मैं उठकर बैठ गया और चीखना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके बेड साइड लैंप जलाया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर उस जगह वाज़े शिकने पड़ी हुई थीं, जैसे वहां कोई लेटा हो। वो रात मेरे सब्र का आखिरी पैमाना साबित हुई। इस मखलूक ने अब गली से निकलकर मेरे कमरे और मेरे बिस्तर तक रसाई हासिल कर ली थी। ये मेरे लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि या तो मैं ये जगह छोड़ दूं या फिर अपनी जान और जहनी सुकून से हाथ धो बैठूं। अगली सुबह अब्बा से साफ कह दिया कि मैं अब एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकता। मेरी हालत देखकर और मौलवी साहब की वार्निंग को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार हम सब ने यह मुश्किल फैसला कर लिया। हमने वो इलाका ही छोड़ने का फैसला कर लिया। ये एक मुश्किल फैसला था। हमने बड़ी मुश्किल से वो घर खरीदा था और उसे सजाया था, लेकिन मेरी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। अब्बा ने 1 महीने के अंदर अंदर वो घर बेच दिया और हमने सरगोधा के दूसरे हिस्से खयाबाने सादिक की तरफ एक नया घर किराए पर ले लिया। जिस महीने हम घर तब्दील कर रहे थे उस महीने मैंने नौकरी नहीं की। जब हम नए घर में मुंतकिल हो गए तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैंने दोबारा अपनी नौकरी शुरू की। शुरू में मुझे रात को वापस आते हुए बहुत डर लगता था। मैं बार बार अपनी बाइक के शीशे में पीछे देखता कि कहीं कोई साया तो नहीं, कहीं बाइक भारी तो नहीं हो रही। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस नए इलाके में मेरे साथ कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। चाहे मैं रात के 3:30 बजे भी घर लौटूं, मुझे कभी वो खौफनाक एहसास नहीं हुआ। इस वाकये ने मुझे एक बात सिखा दी कि इस दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं हैं। कुछ जगहें, कुछ पुराने दरख्त और वीरान मकानात वाकई आसेबजदा होते हैं और उनके करीब जाने से परहेज करना चाहिए। वो गली और वो बरगद का दरख्त आज भी वही है, लेकिन मैं फिर कभी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो काली बिल्ली, वो गुस्सैली आवाज, वो लंबा सफेद साया और वो नाकाबिले यकीन लंबी होती हुई मखलूक, ये सब मेरी याददाश्त पर हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। ये एक ऐसा खौफ है जो शायद मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।